हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और पेपर की तैयारी एकदम सुचारू रूप से आपकी चल रही होगी और खूबसूरत तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा था कि हम लोग फिजिक्स का रिवीजन करने वाले हैं और रिवीजन का मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आपको बिल्कुल हूबहू वैसे ही दिखेंगी वो चीज़ें। तो अपना दिमाग और सब चीज़ों से हटाइए, आप जो भी इधर उधर आपका लगा हुआ है आप पूरा दिमाग आज के इस जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर लगाइए और देखिए कि ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कैसे दिखाई देंगे आपको। अगर आ जाएंगे तो आप कैसे करेंगे। और मैं आपको ये पहले इसके पहले भी जो मैंने वैद्युत क्षेत्र वाला पार्ट बताया था उसमें भी आपको बता दिया था कि इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, केवल थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी और केवल ये चीज़ें बताना कि क्या पेपर में आ सकता है, इन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो और एक चीज़ और है, मैं ये आपको उस वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूँ कि जो लोग इसे पूरा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कमेंट भी करेंगे, बताएंगे आपको कि कहाँ दिक्कत हुई, किस चीज़ में आपको समस्या हुई, आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा तो ये लिख देंगे कि हाँ समझ चुके हैं, मज़ा आया इसमें। कुछ ना कुछ कमेंट करके आप अपनी उपस्थिति देंगे जिससे पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। आपके लिए बड़ी मेहनत से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, यूं ही नहीं, हम लोग रात रात में मेहनत करते हैं तब जाके ये बनाई जाती है। बहुत सारे लोगों का समय और श्रम लगा हुआ है इसमें। तो मैं ये शुरू करता हूं आज का कि आज का आपका जो पार्ट है उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय और इसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। तो ये पार्ट वैसे तो आपका पढ़ाया जा चुका है, इसमें आपको क्षेत्रफल सदिश बताया हुआ था, घन कोण बताया हुआ था, तो मैं इन सब चीजों की बात नहीं करूंगा। क्षेत्रफल सदिश होता है कोई भी अगर वेक्टर हो, मतलब क्षेत्रफल हो उससे अभिलंबित बाहर की ओर वो क्षेत्रफल सदिश लेते हैं, उसकी दिशा लेते हैं। और घनकोण भी आपको बता दिया था, किसी गोलीय भाग द्वारा या किसी गोले द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे घनकोण कहते हैं। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, ये आपको बता दिया था। इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपकी है वैद्युत फ्लक्स। ये इस पार्ट में जो आपकी महत्वपूर्ण चीज है वो है वैद्युत फ्लक्स। अब इसमें क्या आता है, इसमें या तो आपसे परिभाषा पूछी जाएगी या आपसे मात्रक पूछे जाएंगे, यही चीज इसमें आने की, या फिर हाँ या ज्यादा एक चीज होगी तो आपसे विमा पूछ ली जाएगी। वैद्युत फ्लक्स में आपको यही तीन चीजें हैं जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक, पहला परिभाषा, दूसरा मात्रक और तीसरा विमा। तो हम इन तीनों की क्रम से बातें करते हैं। पहला परिभाषा तो आपको पता है कि किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि अगर इस तरीके से कोई कागज ये कोई है और इससे अभिलंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी इस तरीके से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे तो मैं फिर एक बार बता दूं, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली या किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उनकी माप क्या कहलाती है, उनकी माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, या इसकी परिभाषा आप ऐसे दे दो, फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी या ई ए, जो भी कर लो इस तरीके से। ठीक है, इसी को आगे आप लिख लेते हो ई डी ए कॉस थीटा। तो ये वैद्युत फ्लक्स होता है, इतनी ही चर्चा इसके बारे में करेंगे, ज्यादा नहीं। अब हम आते हैं मात्रक पे। तो मात्रक आप इससे निकालो, ये ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक, और ये डीए मतलब क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक निकल के आया न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इसमें शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये आपका इसका मात्रक निकल गया, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगर आपसे और कोई पूछ ले कि इसका क्या होता है, तो आपको पता है कि न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, मीटर स्क्वायर की जगह तो मीटर स्क्वायर ही है। और कूलम को आप क्या लिख सकते हो, कूलम को एम्पियर सेकंड लिख सकते हो। ये बहुत पहले से आपको पता होता है, आप सब चीज जानते हो। इसे क्या लिख सकते हो, इसे एम्पियर सेकंड लिख सकते हो। ठीक, अब इन्हें आप जब हल कर लोगे कुछ भी करके ऐसे, तो आपका हो जाता है किलोग्राम इसका आपका हो जाएगा किलोग्राम ठीक है, इंटू मीटर, मीटर आपका मीटर क्यूब। ठीक, एम्पियर ऊपर, यहां पर एम्पियर भी -1 हो जाएगा और सेकंड आपका -3 हो जाएगा।
दिख रहा है? ठीक, तो ये आपको पता चला किलोग्राम मीटर क्यूब एम्पियर -1 और सेकंड -3। इस तरीके से आपका एक मात्रक ये भी हो जाता है। ठीक, ये भी आपका मात्रक हो जाता है इसका। और इसका एक और मात्रक होता है, आप लोगों को पता होगा, एक मात्रक इसका और होता है, इसका होता है वोल्ट मीटर। वो कैसे होता है, अगर जिन लोगों को देखना है, ये तीन मात्रक, तीनों मैंने यहाँ जो ब्रैकेट में बंद करे हुए हैं, एक न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर भी होता है, दूसरा किलोग्राम मीटर क्यूब एम्पियर -1 सेकंड -3 ये भी होता है, और एक वोल्ट मीटर भी होता है। अगर वोल्ट मीटर किसी को देखना है कैसे होता है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान वो कर लें कि ई जो होता है आपका, ई को क्या लिख सकते हैं, ई आपने पता होगा, वो प्रवणता वगैरह पढ़े होंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये वोल्ट पर मीटर होता है इसका मात्रक, एक मात्रक इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है ई का। और स्क्वायर, ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गए तो ये इसका निकल के आता है वोल्ट पर मीटर। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी पेपर में आपसे कहो तीनों दे दिए जाए और मतलब चौथा कोई अलग दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसमें से कौन सा मात्रक नहीं है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी ये तीन मात्रक होते हैं, ये कैसे क्या होते हैं हमने आपको बता दिए हैं। फ्लक्स के बारे में मात्रक, परिभाषा और विमा ही पूछी जाती है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये और ये आपका वोल्ट मीटर। अब जो बंधु इसकी विमा निकालने में दिक्कत हो रही होगी जिन्हें, तो उनके लिए तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सरल ही है। ये मात्रक हो गया तीनों। अब आपकी विमा की बात करते हैं, तो विमा देखो ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, किलोग्राम, ये देखो यहां से किलोग्राम मतलब m, मीटर मतलब l, एम्पियर मतलब a और सेकंड मतलब t। अब बताइए इसकी विमा में क्या दिक्कत है आपको? ये इसकी विमा निकल के आ गई, देख लीजिए एक बार, ml क्यूब t -3 a -1, ml क्यूब a -1 t -3। कैसे निकाल रहे हैं वो भी बता दे रहे हैं, बाई चांस आप पेपर में भूल जाओ जैसे क्या होगा, तो कैसे निकाल रहे हैं वो भी बता दे रहे हैं। तो फ्लक्स में इस पार्ट में क्या आ सकता है, परिभाषा आ सकती है, बता दी, मात्रक आ सकते हैं आपको 1 2 3 ये सारे मात्रक बता दिए, और विमा आ सकती है, तो विमा तो इससे सीधा निकाल के हमने ये तीनों चीजें आपको बता दी। फ्लक्स से रिलेटेड इतनी ही चीजें आपके इस पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ गई होगी, बाकी आप अपना वीडियो इधर उधर करके देख सकते हैं, मिटा देते हैं इसे। मैं देखो समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि पेपर की तैयारी आपकी है, बहुत कम समय है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका कम समय में सब कुछ हो। आगे हो सकता है वीडियो थोड़े बड़े बन जाए, पर आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स इन वीडियोस में अच्छा आएगा तो मैं प्रयास करूंगा और अच्छे से बताने की। जितने भी लड़के से देख रहे हैं, लड़कियां जो देख रही हैं, उन्हें बताना है आपको कमेंट करके कि आपने कैसे पढ़ा हुआ है और कितना आपको समझ में आया हुआ है, मजा आया हुआ है। ठीक, इसके बाद जो आपकी इस पार्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है गॉस की प्रमेय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अगली बार पिछली बार नहीं आई थी तो आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। गॉस की प्रमेय आ ही सकती है, ये समझ लीजिए आप। तो गॉस की प्रमेय होती क्या है, सब लोगों को पता है क्या होती है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय आपका होती है कि जो फ्लक्स होता है वो फाई जो आपका होता है वो परिबद्ध आवेश का 1/ε0 बना होता है, ये गॉस की प्रमेय है। ठीक है, गॉस की प्रमेय यही तो होती है कि किसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना फ्लक्स होता है, उससे निर्गत फ्लक्स होता है, ये गॉस की प्रमेय। इसे सिद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आ भी जाती है। मैं बहुत छोटे से आपको बता दूं, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा आपको कि बहुत थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूं आपको। यहां देख लीजिए कि मान लिया ये आपका कोई बिंदु O है, ठीक है, और इस बिंदु के क्या कहते हैं, मान लो एक गॉसियन, पहले तो इसके पहले मैं गॉसियन पृष्ठ आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ में अगर आपको दिक्कत हो, थोड़ी सी बात इसके बारे में। एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक है, सममिति होती है इसमें, ठीक है, और ये बेलन, शंकु या गोला या वैसे घनाभ भी इस तरीके से हो जाता है, गठन होता है, ये इस तरीके से कुछ क्या कहते हैं घन, ये होते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो काल्पनिक पृष्ठ होता है, सममिति होती है, और बेलन, शंकु, गोला ये कुछ भी हो सकते हैं, तो इन्हें हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, तो ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसे जानते हो बहुत अच्छे से, मैं इसे मिटा देता हूँ। एक बार देख लीजिए आप, जिन लोगों को दिक्कत हो समझने में।
ठीक है। देखो वैसे तो गॉस की ट्विस्ट का मैंने डेरिवेशन कराया हुआ है एक सिंगल, तो मैं इसे छोड़ भी सकता हूं। जिन लोगों को इसे देखना है, देखो अब ये भी सही है, बार बार इस चीज को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्हें गॉस की प्रमेय देखना है वो लिखेंगे, इसकी लिंक जो आपकी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूंगा। जिन लोगों को गॉस की प्रमेय देखनी है, तो सही बात है, समय काहे के लिए व्यर्थ किया जाए, काहे के लिए वेस्ट किया जाए। तो जिन्हें गॉस की प्रमेय देखनी है उनके लिए मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताया मुझे कि गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन देखना है, मैं उन्हें लिंक दे दूंगा, तो वो आराम से गॉस की प्रमेय देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। और थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं, अगर किसी को दिक्कत है, ये है इस पे क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और इससे मान लिया स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है, इससे जाने वाले गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा लेंगे, इसका dA क्षेत्रफल इधर की ओर होगा, Q है तो E इधर की ओर होगा, फाई निकालोगे आप, जो फाई होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ EDA निकलेगा। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन ऑफ EDA का मतलब EDA cos 0 कर लोगे, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है। और इस तरीके से फिर आप क्या कहते हैं, इतना करने के बाद फिर जो E की वैल्यू होती है वो इसमें पुट करोगे, ऐसे E क्योंकि एक समान है तो वो बाहर निकल आएगा, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ EDA हो जाएगा, ठीक है। और E की जो वैल्यू होती है आपकी फाई में थोड़ा सा बता भी दूं आपको, E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये इंटीग्रेशन ऑफ dA हो जाएगा आपका, ठीक है। पूरा आपका जो किसी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है, तो इसे आप ऐसे करके कर दोगे इंटू 4 पाई r²। शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, तो 4 पाई r² से 4 पाई और r² कट जाएगा, तो सीधा फाई बराबर Q/ε0 बचेगा। तो मैंने ये आपको बता भी दिया है शॉर्ट में ये सारी चीजें। जिन लोगों को पूरा देखना हो वो लोग कमेंट करेंगे आप कि गॉस की प्रमेय, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में या उसी आप कमेंट करेंगे, उसी के नीचे में आपके रिप्लाई में आपको इसकी पूरी लिंक दे दूंगा, जिन्हें गॉस की प्रमेय देखना हो। पर ये ध्यान रखना आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय, बाकी मैंने शॉर्ट में आपको बता भी दिया जिन लोगों को देखना हो। अब देखो आगे देखते हैं, इसमें हम जो चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि इसका एक अलग से ही पूरा वीडियो था छोटा सा गॉस की प्रमेय का, तो उसे आप और देखिए, और शॉर्ट में ये आपको बता दिया। कमेंट आप जरूर करिए, इससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको जो दिक्कत हो रही है उसे आप बताएं, तो मैं आपको वो फिर अगले वीडियो में उसे अच्छा सही करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद जो आपकी चीज इस पाठ में महत्वपूर्ण हो सकती है वो ये है, गॉस के नियम से किसी बिंदु आवेश पर, गॉस के नियम से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इसी में आप आगे लिख सकते हो, मैं दोनों चीजें मिला के करा दूं, और गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान दें से, देखो ये दोनों चीजें मिला के, या तो आप इसे कह सकते हो कि गॉस के नियम की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला, जो आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है। और या दूसरा सवाल आपके पेपर में आ सकता है, गॉस की प्रमेय के नियम से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ये दोनों चीजें हैं जो आपके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो वही चीज इसमें गॉस वाले में तो इतना सरल होता है कि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है कुछ भी समझने की। आपको सीधा सा करना है कि मान लिया कोई बिंदु O है, इस पे ये +Q आवेश रखा हुआ है, और इससे स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर आपको क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर ध्यान दो, मान लिया कोई बिंदु O है, इस पे +Q आवेश रखा हुआ है, ये बिंदु P है, इस पर आपको क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे होगी? तो आपने सीधे करनी है P से होकर जाने वाले
एक गॉसियन गोले की परिकल्पना करी हमने। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने इसकी परिकल्पना कर ली। अब आपको क्या ध्यान देना है कि इस पी से होकर जाने वाला एक आप छोटा सा कोई पार्ट लीजिए, पृष्ठीय अवयव लीजिए किसी गोले का। इन चीजों की बात हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, तो आप समझते होंगे और आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा या आपने जहां से भी पढ़ा होगा आपने देखा होगा। ठीक है, ये कर लिया। अब आपको पता है ये डीए वेक्टर हमेशा बाहर की ओर होता है अवलंबन, ई वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। अगर ये पॉजिटिव आवेश लिया हुआ है तो इसमें किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, तो अब आप ये बताइए इस छोटे वाले भाग से जाने वाला जो फ्लक्स होगा आपका डी फाई, वो कितना होगा? होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। इसे जब आप खोलोगे तो कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में होंगे, अवलंबन ये भी बाहर की ओर होता है और प्लस आवेश है तो तीव्रता भी बाहर की ओर होगी। तो ये यानी कि आपका cos जीरो मतलब 1 आपका निकल के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब आपने जब ये कर लिया फिर आपने क्या किया, ये तो कि इंटीग्रेशन कर दोगे तो कुल फ्लक्स जो आपका है वो कितना हो जाएगा? कुल फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स आपका फाई बराबर निकल के आएगा, क्योंकि ई तो एक समान होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्लस आवेश है, जितनी दूर यहाँ है, जितनी दूर यहाँ है, जितनी दूर यहाँ है, सब दूरी बराबर है गोली भाग के लिए, तो ई एक समान होगा आपका। ठीक है, एक समान होगा तो ई कहाँ जाएगा? आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक, कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या हुआ? पूरे गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल आपको पता होगा इस पूरे गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। इसमें बताओ किसी दिक्कत हुई? कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सा ये खोला ऐसे करके ये इंटू 4 पाई आर स्क्वायर निकल गया। ठीक, अब गॉस की प्रमेय से क्या होता है? क्योंकि आपको ये जो सवाल है वो गॉस के नियम की सहायता से निकालना है, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है आपसे? गॉस की प्रमेय कहती है कि जो फाई होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। ये गॉस की प्रमेय कहती है। इससे भी फाई की वैल्यू ये निकाली आपने, यहाँ गॉस की प्रमेय ने भी फाई की वैल्यू दी, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बच्चों? देखो बहुत सिंपल है, ये दोनों फाई की वैल्यू है, यानी कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या इससे E निकल के आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आपको सिद्ध करना था। क्या दिक्कत है बताओ जरा? कितना सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। E ये 4 पाई आर स्क्वायर भरा के देखो, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो पहले से ही था, वही तो है। और यही तो फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का, निकल के आ गया। इतनी में किसी को दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब अगर आपसे पूछा जाए कूलाम के नियम का निगमन, जो मैंने आगे लिखा हुआ था कूलाम के नियम का निगमन, तो इसी में आगे बढ़ाओ। अब आप ये कह दो कि माना P पर कोई आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, यदि इसी के आगे, यदि P पर कोई आवेश Q0 हो, तब Q0 पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? Q0 इंटू ई होगा कि नहीं होगा? F बराबर QE होता है, तो F बराबर Q0 ई होगा कि नहीं? और E की वैल्यू आपने कितनी निकाली? E की वैल्यू आपने निकाली, Q0 यहां लिख लो, E की वैल्यू भी हाल ये देखो निकालो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि इसे आप जब लिखोगे तो F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो कूलाम का नियम है। देखो क्या दिक्कत है इसमें? देख लीजिए, ये आपकी तीव्रता निकल के आ गई और इसी के आगे ये आपका कूलाम के नियम का निगमन हो गया। 1 मिनट का समय कुछ है ही नहीं इसमें, देख लो क्या दिक्कत है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। दोनों चीजें देखो, चाहे आपसे पूछा जाए गॉस के नियम से किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, तो केवल इतना करना है। आपसे पूछा जाए गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, तो आपको इतना करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लिया? अब चूंकि रिवीजन है तो मैं ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा, कृपया करके आप इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आगे देखो आप क्या है, ये बता दिया। जिन लोगों को
और देखना है तो वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग है इस पार्ट की, जो कई बार पूछी जाती है, कई बार पेपर में आ जाती है, वो है गॉस के नियम से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के, अब याद होगा आपको, आप ऐसे लिख देते हो बाहर, पृष्ठ पर, अंदर, ऐसे करके शायद आपने किताबों में पढ़े होंगे। गोलीय कोष के बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर, आंतरिक बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता। ये पूरा डेरिवेशन आपने देखा होगा, जो लड़के पढ़ने वाले हैं उन्हें याद होगा। इस तरीके से एक डेरिवेशन देखते हो आप कि किसी गोलीय कोष के बाह्य बिंदु पर, बाहर, उसके पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे। मैंने ये इसीलिए बचा के रखा हुआ है क्योंकि यही है वो सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे ये मैंने जो यहां से है वो है पृष्ठ पर, मैं सब बताऊंगा, परेशान ना हो। ये देखो गॉसियन पृष्ठ बताया हुआ था, ये उसके पृष्ठ पे कोई बिंदु P है, मान लिया ये गोलीय कोष है, ये वाला आपका गोलीय कोष है, इसके पृष्ठ पे कोई बिंदु है, बिल्कुल सेम जैसा भी बताए हुए थे, आप लोग भी देख लो, बिल्कुल सेम वही चीज। पृष्ठ पे आपकी तीव्रता निकल के आती है, पृष्ठ पर तीव्रता, काला कर दिया क्या, पृष्ठ पर तीव्रता आपकी निकल के आती है, वो इस तरीके से निकल के आती है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², जहां r ये दूरी है, ये दूरी। ठीक, क्या दिक्कत है, कोई समस्या? देखो बिल्कुल सेम वही चीज है ना, ऐसे करके। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो हो गया पृष्ठ पे, अब आपसे पूछा जाए बाह्य बिंदु पे, मैं यहीं पे कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। जैसे आपसे पूछा जाए बाह्य बिंदु पे, तो बेटा सब लोग ध्यान दो, रिवीजन चल रहा है आपका। बाह्य बिंदु पर तीन चीजों में था ना, बाह्य बिंदु, पृष्ठ और आंतरिक, तो पृष्ठ का तो ये निकल के आया। अगर बाह्य बिंदु किया जाए आपसे, तो आप ऐसे ही बिल्कुल सेम यही चीज इस तरीके से बाहर कोई यहां पर बिंदु लेंगे P या P' कोई भी, ठीक है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, सब कुछ सेम, बिल्कुल सेम। अंतर क्या हो जाएगा उस बाह्य बिंदु के लिए कि उसकी अब केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R मान लेंगे आप, उसकी केंद्र से दूरी कितनी मान लेंगे, कैपिटल R बाह्य बिंदु की। तो यहाँ पे ये जो आपका 4πr² था, इसकी जगह, सबकी जगह कैपिटल R आ जाएगा। मैं नीले पेन से कर दूं तो आपको थोड़ा सा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो आपको क्या कहते हैं इसमें समझ में आएगा शायद। ये देखो, अगर बाह्य बिंदु के लिए पूछा जाए, भैया थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, तो यहाँ पे कैपिटल R, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R, और यहाँ पे आपका लास्ट में कैपिटल R आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला निकल के आएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। कोई दिक्कत नहीं है बाह्य बिंदु। आंतरिक पृष्ठ के लिए ये है, मैं फिर बता दूं आपको, पृष्ठ के लिए ये है, सेम टू सेम ये है। बाह्य बिंदु के लिए पूछा जाएगा तो आप कैपिटल R ले लोगे, तो पूरी जो स्मॉल r जहां भी लिखी हुई है आपकी, जैसे ये थी और ये तीनों की जगह कैपिटल R आ जाएगा और सीधा ये फॉर्मूला हो जाएगा पृष्ठ के लिए। ठीक, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए आंतरिक बिंदु पर, यहां देखो दिख रहा है, ओके, आंतरिक बिंदु पर अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि इसके अंदर अगर कोई आप पृष्ठ लो, तो चूंकि आवेश पृष्ठ पर वितरित हो जाता है यार, आपको पता था ये चीजें बताई थी, तो आंतरिक बिंदु पे कितनी आती है, आंतरिक बिंदु पे E निकल के आती है आपकी 0। क्यों निकल के आती है आंतरिक बिंदु पे, इसलिए E 0 निकल के आती है क्योंकि आंतरिक बिंदु पे कोई आवेश ही नहीं रहता, और जब आवेश ही नहीं रहता आपका, फाई बराबर आपका Q/ε0 होता है, ठीक है, Q 0 हो जाता है तो फाई 0 हो जाता है, और फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E dA आता है,
ठीक है। और जब ये शून्य हो जाता है तो डीए तो शून्य है नहीं, क्षेत्रफल तो है ही, इसका मतलब क्या शून्य होगा ई। तो आंतरिक बिंदु पे कितनी निकल के आती है शून्य। तीनों बिंदुओं के लिए आप देख लो कोड को, कोई दिक्कत नहीं है। पृष्ठ के लिए सेम ये है, वाह्य बिंदु के लिए केवल आपको यहाँ पे कैपिटल आर रखना है, और आंतरिक बिंदु के लिए शून्य, क्योंकि फाई शून्य है, अंदर कोई आवेश ही नहीं है, सारा आवेश जो होता है वो सतह पे होता है, गोली कोस है तो सतह पे ही होगा, इस आंतरिक गोले पे कोई आवेश ही नहीं रहेगा, आवेश आपका आंतरिक गोले के लिए शून्य हो जाएगा। और जब आवेश आंतरिक गोले के लिए शून्य हो जाएगा तो आपका फाई शून्य हो जाएगा, फाई बराबर डीए होता है, डीए तो शून्य नहीं है, तो इसका मतलब आपका ई जीरो हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी एक ही तरीके से सब क्लियर हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। आप पॉज करके देख लेना अपना, यहां से जो भी रिवीजन है, मैंने पहले ही कहा हुआ था रिवीजन में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों को सारी चीजें दोबारा से दोहरानी भर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कुछ ना कुछ तो पेपर में आने की संभावना, या तो गॉस की प्रमेय पूछ लेंगे, या उसका कोई अनुप्रयोग पूछ लेंगे, या गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन पूछ लेंगे, या गोलीय कोष के आंतरिक वाह्य बिंदु पे पूछ लेंगे आपको तीव्रता इस तरीके से। इसके बाद इस पाठ की जो महत्वपूर्ण चीजें है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, आप अपनी रजाई में भी मोबाइल को रख के आराम से पढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी। आराम से आप रजाई में बैठ जाइए, अपना मोबाइल स्क्रीन पे देखते रहिए क्या हो रहा है, इतनी सरल सरल तरीके से आपको बताइए। देखो इसमें कुछ दो तीन चीजें और महत्वपूर्ण होती है, मैं बता दूं। एक तो होती है आपकी क्या कहते हैं अनंत लंबाई की एक सीधे तार के कारण तीव्रता, अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, एक तो ये होता है आपका। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपकी, अच्छा इसका फॉर्मूला भी आपको मैं बता दूं ध्यान करके, इसका होता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, ऐसे करके फॉर्मूला निकलता है। ऐसे आप कोई तार लेते हो जिसपे आवेश होता है, मतलब फिर उसके प्लस आवेशित होती है, मैं आपको बता दूं पहले थोड़ा सा, फिर उसके तार के निकट कोई बिंदु ऐसे पी लेते हो, उससे जाने वाले गॉसियन बेलन की परिकल्पना करते हो, ये जिन लोगों को पता होगा। फिर उसके दो पृष्ठ होते हैं, एक तो ये वृत्तीय पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है, मतलब ये सब ये फॉर्मूला निकल के आता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर करके। एक दूसरा जो होता है आपका वो होता है अनंत विस्तार की समतल, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट किसी बिंदु पर, मतलब अब इतना तो आप समझदार हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ये निकल के आती है, जिसका आपका फॉर्मूला निकल के आता है E बराबर ऐसे करके सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 करके फॉर्मूला निकल के आता है। और एक आती है आपकी आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे करके आप दो परतों से मिला हुआ मान लेते थे, शायद आपको याद आ रहा हो, एक प्लेट मान लेते थे, एक दो प्लेट मान लेते थे, ऐसे करके आप निकालते थे, आपको ध्यान है? ये आपका जो आपने पढ़ा होगा पूरा बहुत अच्छे से, है, जिसका आप आधा करके ऐसे E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 करके निकलता था, वो सब इस बिंदु पे यहाँ P पे निकालनी है, ठीक है। तो एक के कारण तीव्रता इस तरफ होगी, अगर दोनों प्लस आवेशित है दोनों प्लस की प्लेट ऐसे, ये भी प्लस आवेशित, प्लस के कारण यहाँ भी तीव्रता होगी, दोनों एक ही दिशा में, फिर उन्हें आपको एक ही दिशा में तो जोड़ देते थे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 से 2 करके इतना निकलता था। तो ये तीन चीजें होती थी, ठीक है, इनके हमने फॉर्मूले लिख दिए। और ये ऐसी अचालक एक प्लेट चादर लेते थे, आपको याद होगा इस तरीके से,
फिर उससे जाने वाले किसी को गॉसियन बेलन की परिकल्पना करते थे इस तरीके से, ठीक है। अब ये और ये इसके फॉर्मूले होते थे। मैं इसलिए इन सब चीजों को केवल बोर्ड पे लिख दिया हूं कि जिन लोगों को ये सब चीजों के डेरिवेशन देखने हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, जिन लोगों को देखने वो हमें बताएंगे कमेंट में आप लोग, और हम आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिसमें ये सारे वीडियो बहुत अच्छे से बताए गए, ठीक है। तो मैं इसलिए इन सब चीजों को फिर से विस्तार पूर्वक नहीं बता रहा हूं, क्यों आपको दोबारा से वीडियो बढ़ाया जाए। मैंने उतनी चीजें बताई हुई, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दिया शॉर्ट, लेकिन ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कितने एम बना दूं एक ही एम में ऐसे करके, बहुत सारे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इनमें से कोई ना कोई एक अनुप्रयोग तो पूछ लिया जाता है। गॉस की प्रमेय कथन पूछ लेंगे या सिद्ध करना पूछ लेंगे, या गॉस की प्रमेय में इन सबके साथ एक अनुप्रयोग पूछ लेंगे। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं, खासकर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट होते, पूछ लिए जाते। तो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देने हैं। जिन लड़कों ने, मैं इसलिए ये लिंक लिख रहा हूं, मैं आपको सिद्ध करके भी बता सकता था, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जो लोग सही में पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे और वो हमें कमेंट करेंगे कि मुझे इसकी लिंक प्रोवाइड कराओ, या किस वीडियो में ये बताया गया है वो बताओ। तो मैं उनके कमेंट में, उनके रिप्लाई में ये लिंक यहाँ पे दे दूंगा। ये सारे वीडियो आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, खामखा मैं मेहनत करूँ। तो आप लोगों को मैंने जो इस पार्ट की महत्वपूर्ण चीजें थी वो बता दी थी, और इस पार्ट में न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। ये एक अनुप्रयोग पूछा जाता है अधिकांश, अगर आएगा तो, या गॉस की प्रमेय पूछ ली जाएगी, उसे सिद्ध करना पूछ लिया जाएगा, या फिर फ्लक्स में विमा और मात्रक में से कुछ पूछ लिया जाएगा, या परिभाषा पूछ ली जाएगी। तो इस पार्ट में यही सब चीजें महत्वपूर्ण होती है जो आती है। आशा करते हैं कि आप इन सब चीजों को देख रहे होंगे। जिन लोगों को दिक्कत होगी इन डेरिवेशनों को करने में, वो लोग मुझे कमेंट में लिखेंगे कि इनकी लिंक प्रोवाइड कराओ। मैं इनकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप उनमें से देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनाए जाते हैं। 2 पार्ट का आपका लगभग रिवीजन, ये दूसरा शायद वीडियो था, तो हो चुका है, और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कमेंट जरूर करिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और क्या क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो उसमें आप ये लिखिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इस तरीके से, और आप पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।